करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर देखिए आपने पढ़ लिया है भाई। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, सेल की स्टडी करी है हम लोगों ने, किरचॉफ्स रूल पढ़े गए, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा गया, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड एक डिवाइस पढ़ी गई दैट इज़ मीटर ब्रिज। उसके बाद हमने पोटेंशियोमीटर भी पढ़ा। तो इन सब से रिलेटेड थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स हम चाहते हैं कि लगा लिए जाएं, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ज़रा, और उससे एग्जामिनेशन में आने पर आप इन्हें कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूमेरिकल्स लगाना। पहला न्यूमेरिकल मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ एक वैद्युत सेल द्वारा पूरे परिपथ में 2 कूलम का आवेश प्रवाहित करने में 3.8 जूल कार्य करना पड़ता है। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। आपने विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों के बारे में अच्छे से स्टडी किया हुआ है। जब हम 1 कूलम के आवेश को पूरे सर्किट में एक कंप्लीट साइकिल करवाते हैं, उसके लिए सेल जितनी एनर्जी देता है वो विद्युत वाहक बल होता है। यहां पर इन्होंने क्या बताया है, एक वैद्युत सेल द्वारा पूरे परिपथ में 2 कूलम का आवेश प्रवाहित करने में 3.8 जूल कार्य करना पड़ता है पूरे परिपथ में। और पूरे परिपथ में जब फ्लो करवाते हैं तो ये डिफिनेशन किसकी इंडिकेट करता है, विद्युत वाहक बल या टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल। न्यूमेरिकल्स लगाने में पहले भी हमने आपको बोला है कि जो चीजें दी जाएंगी उन्हें आप पहले नोट कर लिया करेंगे। जो चीज आपसे पूछी जाएगी उसका सिंबल बना के क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। इससे आपको आइडिया मिलता है कि इन चीज़ों को यूज़ करके हमें ये मालूम करनी है क्वांटिटी। चलिए पहले मैं नोट कर लेता हूँ। अभी ये स्टार्टिंग में है इसलिए छोटे से न्यूमेरिकल है, बहुत बड़े नहीं है। धीरे धीरे इनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ते चला जाएगा। एक वैद्युत सेल द्वारा पूरे परिपथ में 2 कूलम का आवेश प्रवाहित करने में, तो Q कितना दिया गया है यहाँ पर, 2 कूलम। सॉल्यूशन 2 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहे हैं। कितना वर्क करना पड़ता है, 3.8 जूल। वर्क को किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप, W से, 3.8 जूल। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्या आपको याद है विद्युत वाहक बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। देन E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बस ये 2 चीजें गिवन है, थर्ड आपको मालूम करनी है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप? हम सभी लोग जानते हैं E का फॉर्मूला होता है W/Q। आप ये सोच सकते हैं कि V का फॉर्मूला भी तो W/Q होता है, तो इसमें और उसमें क्या फर्क है बताइए। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें जो W यूज होता है वो 1 कूलम के चार्ज को पूरे सर्किट में चलाने में किया गया कार्य है, और इसमें जो W यूज होता है वो 1 कूलम के आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में चलाने में किया गया कार्य है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर केवल बाह्य परिपथ में चलाया गया है, पूरे सर्किट में चलाया गया है, पूरे सर्किट में, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने। E इज इक्वल टू W की जगह 3.8, Q की जगह 2। मैथमेटिक्स का सिंपल सा डिवीजन है, इसमें मुझे बहुत बताने की आवश्यकता शायद नहीं होगी आपको। 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 18 हो गया, 2 9 18, 1.9 वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट है, इसलिए यहां पर वोल्ट लिख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक सेल द्वारा बाह्य परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 90 मिनट तक भेजने में, कहां पर करंट भेजी जा रही है, बाह्य परिपथ में। सेल के अंदर की बात नहीं हो रही है, एक्सटर्नल सर्किट की बात हो रही है। इतने एम्पियर की करंट फ्लो की जा रही है, 90 मिनट तक भेजने में कितना टाइम लगा, 90 मिनट तक लगातार हम करंट को फ्लो करवाते रहे। इसमें हमें 2.16 इंटू 10⁴ जूल कार्य करना पड़ा। जब हमने ऐसा किया तो हमें इतना वर्क करना पड़ा। बाह्य परिपथ का विभवांतर ज्ञात करिए। सर्किट के बाह्य परिपथ के विभवांतर का मतलब आप समझते हैं, टर्मिनल विभवांतर। सेल के बाह्य परिपथ का विभवांतर मतलब आपको क्या पता लगाना है, टर्मिनल विभवांतर मालूम करना है।
चलिए पहले जो दिया गया उसको नोट करिए। करंट दी गई है 2 एम्पियर, तो हम इसे I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। टाइम कितना दिया गया है? 90 मिनट्स। 90 मिनट्स। SI सिस्टम यानी कि सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 60 से मल्टीप्लाई करवा देना है आपको। सो 90 इंटू 60 सेकेंड्स, देन D इज इक्वल टू 5400 सेकेंड। 9 6 जार 54 एंड 00। वर्क जो करना पड़ा है उस वर्क को भी नोट कर लेते हैं। 2.16 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। जब भी कोई क्वांटिटी लिखेंगे उसका यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे आप, समझ रहे हैं? बिकॉज फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड फॉर मेजरमेंट द वेरी नेसेसरी थिंग इज यूनिट। और यही रीजन है कि क्लास 11th में आपको शुरुआत के लेसन्स में ही यूनिट एंड मेजरमेंट को स्टडी करवाया जाता है, ताकि आगे जितना भी कुछ पढ़ें आप भूले नहीं ये चीजें। अभी आपको बाह्य परिपथ का विभवांतर चाहिए। बाह्य परिपथ का विभवांतर मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द टर्मिनल विभवांतर ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। अब आप बता सकते हैं V का कौन सा सूत्र लगा सकते हैं हम यहाँ पे? देखिए V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। बस इसमें यह है कि ये W जो होता है वो सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज को फ्लो करवाने का है, तो वही वर्क दिया गया है हमको। पूरे सर्किट का तो वर्क हमको दिया भी नहीं गया ना। और Q की जगह पर क्या लिख सकते हैं? देखो आप, Q की जगह पर हम लिख सकते हैं IT। देन V इज इक्वल टू व्हाट इज W? 2.16 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। I इज 2 एम्पियर। T इज 5400 सेकेंड। सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा कितना इजी होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना। ऊपर में आप देख रहे हैं कितने डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है, 2 डिजिट पर। इसको यहां से हटा दीजिए तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे उसके बदले में। अब गौर से देखिएगा 54 के बाद कितने जीरोज आ रहे हैं? 4। यहां पर कितने जीरोज हैं? 4। तो ये भी 10,000 है और ये भी 10,000 है, तो क्यों ना हम इसको इससे कैंसिल कर दें? नहीं समझ में आया? अच्छा, देन V इज इक्वल टू ऊपर क्या बचा बताइए? 216 अपॉन में 54 2 जार 108। देन V इज इक्वल टू 108 2 जार 216। 2 आ जाएगा और इस तरीके से हमारा जवाब क्या बनेगा? 2 वोल्ट। तो परिपथ का जो बाह्य विभवांतर है वो 2 वोल्ट के बराबर है। नहीं समझ में आया बेटा आपको? आ रहा है? तो अभी ये छोटे से न्यूमेरिकल हैं, शुरुआत में अभी छोटे आएंगे ताकि इनकी आदत आपको पड़ेगी, फिर आप थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, आप कर पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं। सुनिएगा गौर से, लिखा है 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी। एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है? 4 वोल्ट। 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की वैद्युत धारा भेज रही है। उसके साथ हमने एक 1.5 ओम का प्रतिरोध लगाया है, तो जैसे ही हम लगाते हैं वो बैटरी उसमें 2 एम्पियर की करंट भेजना स्टार्ट कर देती है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या आपको याद है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध किससे प्रदर्शित होता है? स्मॉल r से, और स्मॉल r की वैल्यू ही आपको मालूम करनी है। सो इट्स वेरी सिंपल। आप चाहें तो इसका हम फिगर भी आपको बना के दिखा सकते हैं। देखिए, ये हमने एक बना ली सेल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, EMF E, और हर सेल के साथ एक चीज ऑलरेडी इनबिल्ट रहती है उस पे, दैट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। यू कांट रिमूव this internal resistance with the cell, because inside the cell there is a electrolyte and electrolyte opposes the charges to move। वो रास्ते में अपोज करेंगे ही करेंगे। और फिर इसे हमने क्या कर दिया? इसे हमने एक रेसिस्टेंस के साथ लगाया, that is एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। बस इतना सा ये सर्किट है, और ये करंट को भेजना स्टार्ट कर देगी इस पे, इस तरह से। अब जो चीजें गिवन है उनको प्लीज नोट कर लें पहले। 4 वोल्ट क्या है बताइए? विद्युत वाहक बल को किससे लिखेंगे?
ई से लिखेंगे, देन इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। कैन यू टेल मी दैट 1.5 एम्पियर will be capital R or it will be small r? Capital R. Very good. This is the external resistance, बाह्य प्रतिरोध है। और इससे भी साफ क्लियर पता चलता है क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में उन्होंने आंतरिक प्रतिरोध पूछा भी है। तो अगर स्मॉल r दिया होता तो पूछने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन यहाँ तो 3 नंबर सवाल पैदा हुआ है। इसका मतलब है कि स्मॉल r आपसे पूछा जा रहा है, और स्मॉल r पूछा जा रहा है तो मैं पहले ही उसको क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। अभी एक चीज और दी गई है जो मैंने नोट नहीं की है, दैट इज 2 एम्पियर करंट, देन I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अभी क्या आपको कोई फॉर्मूला ऐसा धुंधला सा याद आ रहा है? कौन सा लगेगा? नहीं याद आ रहा है? चलिए मैं बताता हूं, बड़ा इजी। देखो, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, I इज इक्वल टू E upon capital R plus small r. Current in the circuit is equal to total EMF और net EMF upon total resistance। पढ़ा गया है फॉर्मूला? नहीं पढ़ा आपने? ये फॉर्मूला था नेट EMF अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। समझ जाएंगे आप। अब I की जगह पर क्या लिखना है? 2 एम्पियर। E की जगह पर 4 वोल्ट, कैपिटल R 1.5, स्मॉल r वी ऑल हैव टू फाइंड दिस। अब 2 1s are 2, 2 2s are 4। ओके, यहां पर मैं 1 मान लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए। 1.5 प्लस r को 1 से करेंगे, 1.5 प्लस r, 1 को 2 से कर देंगे तो 2। अब ये 1.5 उधर माइनस में चला जाएगा, देन स्मॉल r इज इक्वल टू 2 माइनस 1.5, देन स्मॉल r इज इक्वल टू 2 में से 1.5 माइनस हो जाएगा 0.5, एंड बिकॉज दिस इज रेसिस्टेंस, वेदर इट इज एक्सटर्नल और इंटरनल, बट यूनिट ऑफ द रेसिस्टेंस इज ओम, सो वी विल हैव टू यूज ओम। r इज इक्वल टू 0.5 ओम, दिस विल बी योर आंसर। क्या आपको समझ में नहीं आया? ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है। हमने सेल के कॉम्बिनेशन किए थे, फिर उसमें मैं निकाला करता था फॉर अ सिंगल सेल करंट इन द सर्किट नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो ये 3 नंबर न्यूमेरिकल आपका हो गया। आप इन्हें नोट कर लें, इसके बाद जल्दी से हम इसको हटा के अगला 4 नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का, एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट का है। आंतरिक प्रतिरोध भी दिया गया है 8 × 10⁻² ओम। यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है, मतलब ये सेल जो है उसको हम एक अननोन रेसिस्टेंस से जोड़ देते हैं। अननोन रेसिस्टेंस या आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा? देखिए, विद्युत वाहक बल बता दिया गया है, विभवांतर पूछा गया है, टर्मिनल विभवांतर। जब इससे 30 एम्पियर की धारा ली जाती है, मतलब अगर हम इस सेल से 30 एम्पियर की करंट को ड्रॉ कर रहे हैं, ले रहे हैं, एट दैट सिचुएशन व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल डिफरेंस? इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कि जब आप सेल से 30 एम्पियर की धारा ले रहे हो, उस समय इसका टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, ये आपको मालूम करना है। बहुत आसान है, बस स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले व्हाट आर द गिवन टू अस इन दिस क्वेश्चन? 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल। कैन यू टेल मी इसका सिंबल क्या बनाऊं मैं? वेरी गुड, E। E इज इक्वल टू 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध इतना दिया है, किससे रिप्रेजेंट करें? दैट इज 8 × 10⁻² ओम। अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है, वो अज्ञात प्रतिरोध हमको नहीं पता, वो हमको नहीं पता। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा? सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? देन V हमको मालूम करना है। जब इससे 30 एम्पियर की धारा ली जाती है, करंट कितनी ड्रॉ कर रहे हैं आप इससे? 30 एम्पियर।
तो these are the things which are given to us: इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेसिस्टेंस एंड करंट, और हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। अभी आपके माइंड में कुछ चल रहा है, कोई फॉर्मूला जिसमें ये सारी चीजें आती हों, और आप सेल से करंट ले रहे हैं, आप सेल को करंट दे नहीं रहे हैं, याद रखिएगा। कौन सा फॉर्मूला बताइए? हाँ जी, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, याद आया आपको? और बिकॉज वी आर टेकिंग करंट फ्रॉम द सेल, क्योंकि हम सेल से धारा ले रहे हैं, इसलिए यहां कैसा निशान रहेगा? माइनस। अगर हम सेल को करंट दे रहे होंगे फिर कैसा हो जाएगा? प्लस। याद आया कुछ आपको? V हमें निकालना है, E की वैल्यू कितनी है? 12 माइनस I 30, R 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सॉल्व कर लीजिए। 12 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 240 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 2। 10 की घात माइनस 2 की वजह से 2 अंक आप पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। अभी इसका पॉइंट जब कहीं नहीं होता सबसे पीछे माना जाएगा, ये यहां ला सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा 2.4। 1-2 डिजिट हमने शिफ्ट कर दिया राइट टू लेफ्ट, इसलिए पावर माइनस की वजह से। अब 12 में से 2.4 माइनस करोगे, ऑब्वियसली इट विल बी 9.6, एंड बिकॉज दिस इज द टर्मिनल वी वांट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आई एम सॉरी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, इसलिए इसका यूनिट क्या लिखना पड़ेगा हमको? वोल्ट। आप जानते हैं विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, इन सब के यूनिट क्या रहेंगे? वोल्ट रहेंगे। और यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया बेटा आपको? आया? नहीं आया? आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है किसी सेल से, गौर से, किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा जब लेते हैं उस वक्त उसका टर्मिनल विभवांतर रहता है 1.6 वोल्ट। एक सेल है हमारी, हमने उससे बाहरी परिपथ में 0.6 एम्पियर करंट लेना स्टार्ट कर दिया। उस वक्त हम देखते हैं कि उसका जो टर्मिनल विभवांतर आता है वो 1.6 वोल्ट का है। फिर करंट थोड़ी सी हम ज्यादा लेने लगे, उसी से 0.6 के बदले कितनी लेने लगे? 0.8 वोल्ट। अब हम क्या देखते हैं कि उसी के दोनों सिरों के बीच का टर्मिनल विभवांतर 1.3 वोल्ट हो गया। करंट ज्यादा लेने लगे ना आप, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया। सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करिए। विद्युत वाहक बल मतलब E और आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल r मालूम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या बातें दी गई हैं? दी तो यहां पर ऐसा दिया है, 2 करंट हैं और 2 पोटेंशियल डिफरेंसेस भी हैं। तो एक काम करेंगे, एक करंट को I1 दूसरी को I2, एक विभवांतर को V1 दूसरी को V2, ऐसा मान लेंगे। तो I1 इज इक्वल टू कितना? 0.6 एम्पियर। उस समय टर्मिनल विभवांतर कितना है? 1.6 वोल्ट। ये कंडीशन फर्स्ट। सेकेंड में जब हमने उससे करंट लेना स्टार्ट कर दिया 0.8 एम्पियर, ओ इसका यूनिट नहीं लिखा मैंने, दूसरी बार में जब हमने उससे 0.8 एम्पियर करंट लेना स्टार्ट कर दिया उस समय उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1.3 वोल्ट। अब आपको 2 चीजें मालूम करनी है, एक तो सेल का ईएमएफ मालूम करना है और दूसरा सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी आपको मालूम करना है। कैसे करेंगे? उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए, वी नो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे? फर्स्ट कंडीशन में इसको अलग अप्लाई करेंगे, सेकेंड कंडीशन में हम इसको अलग अप्लाई करेंगे। उससे E और स्मॉल r में 2 इक्वेशन बन जाएंगी और 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल कैन बी इजिली सॉल्व्ड, बड़ी आसानी से हम उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए, फर्स्ट कंडीशन
फर्स्ट कंडीशन में क्या बनेगा फॉर्मूला, V1 इज इक्वल टू E माइनस I1R। अब आप सोच रहे होंगे V के साथ 1 और I के साथ 1 लगा, पर E और R के साथ 1 नहीं लगा, क्यों? क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि कंडीशन फर्स्ट हो या सेकंड हो, उसका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध तो नहीं बदलेगा। सेल तो आपने बदली नहीं है, ऐसा तो है नहीं फर्स्ट कंडीशन में अलग सेल लगाई थी, सेकंड में अलग लगा ली। दोनों कंडीशन में सेम सेल का यूज किया है, इसलिए दोनों कंडीशन का ईएमएफ और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम रहेगा, उसको हम 1-2 नहीं करेंगे। समझ आ रहे ना सभी को? अच्छा, वैल्यू लिखिए। व्हाट इज V1? 1.6, E माइनस I1 is 0.6 into R. Let this is equation number 1. Now condition 2. कंडीशन 2 में फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन जाएगा, V2 इज इक्वल टू E माइनस I2R। V2 की जगह पर 1.3, E फाइंड करना है, I2 0.8 into R, and let this is equation number 2. Now we have to solve these two equations, और इसके बाद उससे E और स्मॉल r आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और ये बिल्कुल वैसा ही, जिन बच्चों ने मैथ्स ली है उनको ये मालूम होगा, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण सॉल्व करते थे आप, इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है, उसी की तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूं, मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देता हूं। देखिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, सो इक्वेशन नंबर 2 इज सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन नंबर 1। कैसे? देखो, इक्वेशन नंबर 1 पहले नोट करेंगे, E माइनस 0.6 R, एंड व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? दिख रहा है आपको, 1.3 इज इक्वल टू E माइनस 0.8 R। माइनस करिए, जब माइनस करेंगे तो सारे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। अब सॉल्व करिए, प्लस E माइनस E दे विल कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है। 1.6 माइनस 1.3, 0.3, 1.6 में 1.3 माइनस करिए, कुछ नहीं आएगा, कितना आएगा? तो वही तो मैंने लिखा 0.3। अब ध्यान से 0.6 माइनस 0.8 प्लस, तो 0.8 माइनस 0.6 आपको कर देना है, इट विल बी 0.2 R, और हमको तो R चाहिए, ये डिवाइड में हो जाएगा, देन R इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.2। एक एक डिजिट पे दोनों तरफ पॉइंट है, हम हटा सकते हैं उसको। अब 2 से 3 को डिवाइड कर देंगे, 1.5, और क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो हमें स्मॉल r लिखना पड़ेगा, ओम लिखना पड़ेगा यूनिट इसका, 1.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध आ गया। अभी आपको विद्युत वाहक बल भी मालूम करना है, कैसे करिएगा बताइए? हाँ, किसी भी एक समीकरण में स्मॉल r की वैल्यू लिख दो। आप बताओ किस में लिख दें हम, समीकरण 1 में कि समीकरण 2 में? समीकरण 1 में पक्का, चलिए लिख देते हैं। लिखेंगे स्मॉल r का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ है समीकरण 1? ये है। पहले जब भी कभी आप वैल्यू लिखें तो जिस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करने जा रहे हैं उस इक्वेशन को नोट करिए पहले। अभी 1.6 E माइनस 0.6 इंटू R 1.5, सॉरी 1.6 E माइनस, इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 15 6 जार 90, 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा यहां पर, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब इसको इधर ले आओगे
तो ये इसके साथ आके ऐड हो जाएगा 1.6 प्लस 0.90। अब 1.6 और 0.9 जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 2.5। और क्योंकि ये विद्युत वाहक बल है तो इसका यूनिट क्या होगा वोल्ट इसका यूनिट हो जाएगा। इस तरह से विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध दोनों ही कैलकुलेशंस हमने कर लिए हैं। क्या आपको ये समझ में नहीं आ पाया है? नहीं आया? आ गया ना सबको? इधर की तरफ सबको आया? ठीक है, तो आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें। 6 नंबर पे चलते हैं। अब हम लोग बता दिया करिए, आपके बताने से हमको पता लग जाता है कि हम आपको समझा पाए हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका 6 नंबर है, मैं पढ़ता हूं, आप गौर से सुनिएगा। किसी बैटरी के सिरों पर उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर को जोड़ने पर पाठ्यांक 18 वोल्ट मिलता है। एक बैटरी है, उसको हमने एक हाई रेसिस्टेंस वाले वोल्ट मीटर से जोड़ा, उच्च प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से हमने जोड़ा। देखो बैटरी थी, डायरेक्ट हम वोल्ट मीटर लाके डायरेक्ट हमने जोड़ दिया उसको। उस वक्त उसने हमको कितना बताया 18 वोल्ट। समझ में आया कि एक बैटरी हमारे पास थी, हमने उसमें कुछ कनेक्शन नहीं दिया, डायरेक्ट एक वोल्ट मीटर लाए, उसके दोनों टर्मिनल में हमने ऐसा लगा दिया उसको। जैसे ही हमने लगाया उसने मुझे कितना बता दिया 18 वोल्ट। अब हमने उसके बाद किया बैटरी के सिरों को अमीटर से जोड़ने पर, अगर हम बैटरी के सिरों को अमीटर से जोड़ दें, अमीटर से जोड़ने पर अमीटर 1.5 एम्पियर तथा वोल्ट मीटर 15 एम्पियर पड़ता है। अब अगर हम क्या करें कि बैटरी के जो सिरे थे उसमें एक अमीटर भी लगा दें साथ में, वोल्ट मीटर लगा ही रहा, अमीटर भी हमने लगा दिया। अब अमीटर तो हमको 1.5 एम्पियर धारा दिखाने लगा और वोल्ट मीटर ने कितना कर दिया 15 वोल्ट पढ़ना शुरू कर दिया इसने। बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध तथा अमीटर, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध एक तो निकालना है आपको स्मॉल r, दूसरा अमीटर एवं संयोजक तारों के प्रतिरोध की गणना करें। मतलब अमीटर और जो तारें उसमें लगाई गई हैं उन सब का मिला के टोटल रेसिस्टेंस आपको निकालना है। मैं एक काम करूंगा, इसकी फिगर को पहले आपको बना के दिखाऊंगा, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन पढ़ा तो आपको याद तो होगा ही। सबसे पहले क्या किया गया है बताइए। सबसे पहले एक जो बैटरी है हमारे पास, उस बैटरी का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, उस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को केवल किससे लगा दिया गया है। उस वक्त वोल्ट मीटर ने कितना पढ़ के दिखाया हमको 18 वोल्ट। दोबारा में हमने क्या किया है, बैटरी वही है, देखो बैटरी हमने चेंज नहीं की, सेम बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमने इसके साथ एक अमीटर भी लगा दिया साथ में, सीरीज में एक अमीटर लगा दिया और जो वोल्ट मीटर था उसको लगा ही रहने दिया। आप यहीं कनेक्ट कर सकते हैं या दोनों सिरों से मैं लगा देता हूं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। इससे ये तार निकाल के ये वोल्ट मीटर ले आए, हम लगा दिया इस पे, ऐसा देखो तो वोल्ट मीटर लगा ही रहा वहां पर, अमीटर हमने और लगा दिया इस पे। अब अमीटर ने हमको कितना शो करना स्टार्ट कर दिया 1.5 एम्पियर और वोल्ट मीटर ने कितना शो करना स्टार्ट कर दिया 15 वोल्ट। ये हमने कंडीशंस यहां पर क्वेश्चन में पढ़ी, हमको पता लगा। क्या आपको भी ये चीज समझ में आ गई कि ऐसा हुआ है? ठीक है। अब आपको सोचना है कि इसमें 18 वोल्ट, 1.5 एम्पियर, 15 वोल्ट, ये सब क्या चीजें हैं। तो क्या आपने अपना नॉलेज यूज करके मुझे बता सकते हैं 18 वोल्ट क्या होगा? वोल्ट या तो विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर होता है या विद्युत वाहक बल होगा। तो ये 18 वोल्ट क्या है, विद्युत वाहक बल या टर्मिनल विभवांतर? टर्मिनल विभवांतर है। कैसे पता लगा? वोल्ट मीटर टर्मिनल में लगाते हैं। लेकिन एक चीज और आपको बताई गई थी कि अगर आप सेल से परिपथ में धारा नहीं ले रहे हैं, उस वक्त वोल्ट मीटर जो आपको बताएगा वो विद्युत वाहक बल होगा। क्या केवल वोल्ट मीटर तो लगाया है
और इसके प्रतिरोध के बारे में भी उन्होंने बताया कि उच्च प्रतिरोध है। अगर इसका प्रतिरोध ऊंचा होगा तो इस रास्ते पे करंट बहुत छोटी सी आ रही होगी, और उस वक्त हम इस सेल से बाह्य परिपथ में कोई धारा नहीं ले रहे हैं। केवल क्या लगा है इसमें, वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इतना ज्यादा है कि वो भी करंट नहीं लेगा उतनी ज्यादा। नहीं समझ में आई बात? तो अगर बाह्य परिपथ में धारा नहीं ली जा रही है तो उस समय दोनों टर्मिनल का जो विभवांतर होगा वो क्या बन जाएगा, विद्युत वाहक बल। तो 18 वोल्ट सेल का क्या है, विद्युत वाहक बल। नहीं समझ में आया? आया? आप फिर से याद करो ना बेटा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि अगर I 0 होगा तो V किस क्या बन जाया करेगा, E। तो अब आप खुद बताइए, क्या हम इस सेल से बाह्य परिपथ में धारा ले रहे हैं? आप सोचोगे ले रहे हो, वोल्ट मीटर ले रहा है। तो क्वेश्चन में बोला तो गया है उच्च प्रतिरोध का वोल्ट मीटर, और वो आपको बताएगा कि अगर उच्च प्रतिरोध का वोल्ट मीटर आपने लगाया है तो वो करंट नहीं के बराबर ले रहा होगा। अगर करंट नहीं के बराबर ले रहा है मतलब करंट 0 है, तो जो विभवांतर आएगा वो क्या बन जाएगा। तो इस केस में जो 18 वोल्ट है ये क्या चीज है, ये विद्युत वाहक बल है। इसलिए E इज इक्वल टू कितना लिख लेना चाहिए हमको, ये आपको समझना है कि हमने कैसे 18 वोल्ट और 15 वोल्ट में डिस्टिंग्विश कर लिया, अंतर पहचान लिया कि कौन E बनेगा और कौन V बनेगा। अगर ये E बना है तो ये 15 वोल्ट अब क्या बन जाएगा, V। 15 वोल्ट V क्यों बन गया भाई, क्योंकि इस कंडीशन पे आप देखिए सेल से एमीटर में धारा धड़ाधड़ जा रही है। 1.5 एम्पीयर के करंट ड्रॉ कर रहा है आपका एम्पीयर मीटर, उसमें करंट भेज रहे हैं, और उस समय टर्मिनल के बीच का विभवांतर जब नाप रहे हैं तो कितना दिखा रहा है हमको। तो अगर सेल से बाह्य परिपथ में धारा ली जा रही है उस वक्त टर्मिनल विभवांतर ही क्या होता है, उस समय सूर्य के बीच का जो वोल्टेज आएगा वो क्या बनेगा, टर्मिनल विभवांतर। तो V बराबर कितना हो गया, 15 वोल्ट। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना आपको? अच्छा, और 1.5 एम्पीयर की करंट है तो हम करंट को भी ले लेते हैं 1.5 एम्पीयर। अब पूछा क्या क्या जा रहा है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध एक तो बताना है आपको, स्मॉल r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अमीटर तथा संयोजक तारों के प्रतिरोध, ये जो अमीटर है और हमने जो इसमें ये तारें सब लगाई हैं इनका रेसिस्टेंस। अब बताइए अमीटर और सारी तारें कहाँ लगाई हैं आपने, सेल के अंदर की सेल के बाहर, सेल के बाहर, और उन सब का प्रतिरोध चाहिए। इसका मतलब कौन सा प्रतिरोध चाहिए आपको, बाह्य प्रतिरोध आपको चाहिए। तो कैपिटल R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नहीं समझ में आया? आ रहा है? अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V की जगह पे बउआ क्या लिखोगे बताओ, 15, E 18, I 1.5 स्मॉल r, सॉरी ये इधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए, ये इधर आके प्लस हो गया और 18 में उधर जाके 15 माइनस हो जाएगा। 18 में 15 माइनस हो गया, कितना बचेगा, 3। अब ये क्या है 1.5, ये है 3, इससे उधर डिवाइड कर दीजिए जा करके, 3/1.5। 1.5 का मतलब 1.5, नहीं मालूम। 1.5 का मतलब क्या है, और 1.5 से 3 को भाग दो कितनी बार में चला जाएगा, तो फिर स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। सीखो की 1.5 ओ आई एम सॉरी, r प्रतिरोध है और इसका मात्रक ओम है। मैं आपको ये बोल रहा था कि आप सीखिए इस तरीके से, ये व्यवहारिक गणित होती है और इसकी मदद से कैलकुलेशन करना कभी कभी बहुत इजी रहता है हमें। तो 1.5 दूना 3 ओम। अभी और क्या निकालना है हमको, बाह्य प्रतिरोध। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है आपके पास जिसमें बाह्य प्रतिरोध आता हो, उससे मान निकल जाए फिर इसका, बताओ। देखो आपके पास एक फॉर्मूला है ना, R इज इक्वल टू V अपॉन I।
V इज इक्वल टू आई आर, देन R इज इक्वल टू V अपॉन आई। नहीं मालूम है ना आपको? चलिए V की वैल्यू लिखो भैया, इस पे कितना आया है V 15 और I कितना है I 1.5, देन R इज इक्वल टू दशमलव हट गया, जीरो बढ़ गया, अब 15 से 10 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि ये बाय प्रतिरोध है तो इसका मात्रा क्या होगा O। समझ में आ गया आपको? तो हमने स्मॉल r भी निकाल लिया और हमने कैपिटल R भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़िए। आप जब भी सॉल्व करने जाइए न्यूमेरिकल को, हड़बड़ी मत कीजिए, आराम से पढ़िए और सारी चीजें माइंड में भर लीजिए कि क्या क्या हमको दिया गया है और कौन सी बातें हमसे पूछी जा रही हैं, और जो कुछ लिखा है क्या हम समझ पा रहे हैं उसको। आप न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से लगा सकते हो। देखिए मैं पढ़ूंगा, इसीलिए मैं पढ़ता हूं पहले। चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। ये जो बैटरी लगी हुई है इसका विद्युत वाहक बल कितना दिया गया है 12 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध ना के बराबर है। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है नगण्य है, तो हम स्मॉल r क्या मान लेंगे 0, इसका कोई मतलब नहीं है यहां। ओके, अमीटर ए के पाठ्यांक की गणना कीजिए। ये अमीटर लगा हुआ है, अमीटर क्या मेजर करता है परिपथ में विद्युत धारा, तो ये विद्युत धारा को नापेगा, इसका पाठ्यांक बताना है, मतलब करंट की वैल्यू बतानी है हमको। देखो कैसे उन्होंने घुमा के आपसे बात की है। उन्होंने बोला अमीटर के पाठ्यांक की गणना कीजिए। अमीटर क्या मेजर करता है करंट, अमीटर का पाठ्यांक मतलब करंट की वैल्यू आपको पता लगानी है। जबकि कुंजी के फर्स्ट पार्ट में खुली है, कुंजी के खुली है मतलब यह की लगी है, यहां पर एक ये खुली है मतलब स्विच ऑन है कि ऑफ है, भैया कह रहे हैं ऑन है। बहुत बार बताया कुंजी खुली है मतलब स्विच ऑफ है, कुंजी बंद है मतलब स्विच ऑन है। भूल जाते हैं आप, देखो बड़ी जल्दी जल्दी भूल रहे हो, क्या बात है भाई, भूला मत करो इतनी जल्दी जल्दी। तो कुंजी के खुली, एक बार इसका स्विच क्या रखा हमने ऑफ, और एक बार इस स्विच को क्या कर दिया हमने ऑन। बस दो कंडीशन है और आपको करंट का मान पता लगाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये लिखिए, जो चीज आपको दी गई है उसको नोट करिएगा। बैटरी का विद्युत वाहक बल ई से लिखेंगे, दैट इज 12 वोल्ट बैटरी। अमीटर के पाठ्यांक की गणना करनी है, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करंट इन द सर्किट वी विल हैव टू फाइंड आउट। अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट पे कुंजी के खुली है, अब जरा ध्यान से सब लोग देख लीजिए, एक मिनट। कुंजी के क्या है खुली है मतलब ऑफ है। अगर ऑफ है तो बैटरी से जो करंट चलेगी यहां जंक्शन पर पहुंचेगी, जंक्शन पर पहुंचने के बाद थोड़ी इधर और थोड़ी इधर जाना चाहेगी, पर इधर का स्विच कैसा है अभी ऑफ, तो इस रास्ते पर करंट नहीं जाएगी, पूरी की पूरी करंट इस रास्ते से होकर निकल जाएगी और अमीटर में जाएगी, फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर कर जाएगी। बस इसका मतलब है कि जब कुंजी के खुली है इस रास्ते पर करंट आई नहीं, अगर इस रास्ते पर करंट आई नहीं तो मान लीजिए कि ये लगा ही नहीं है इस पे। भाई जब उसमें करंट जा ही नहीं रही है तो वो हमारे सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो हमारे पूरे परिपथ में भाग नहीं ले रहा है। नहीं समझ आया? अगर इस रास्ते पर करंट नहीं आ रही है इसका मतलब ये हुआ दैट दिस 40 ओम रेजिस्टेंस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अवर सर्किट, इट इज आउट ऑफ सर्किट इन दिस सिचुएशन। ये सर्किट से बिल्कुल बाहर है, छोड़ दो इसको। अब इस सर्किट को केवल चेक करो, इसमें प्रतिरोध कितना है 40 ओम, तो करंट के रास्ते पर कितना प्रतिरोध आता है 40 ओम। ये 40 तो नहीं आ रहा है ना,
इधर करंट जा ही नहीं रही है। अमीटर होता है और इसका वोल्टेज 12 वोल्ट है। कितना इजी है देखो। कुंजी खुली होने पर बाह्य प्रतिरोध कितना है? 40 ओम। सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है, बैटरी का ऑलरेडी बताया, नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी है। अब R इतना है और हमको I पता लगानी है, तो क्या बता सकते हैं मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं इस सिचुएशन पे? मैं लगाऊंगा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I हमें मालूम करना है, व्हाट इज E? 12 वोल्ट। कैपिटल R इज 40 ओम प्लस स्मॉल r 0। I इज इक्वल टू 12 अपॉन 40। 40 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा कि 40? सोच लो, 40 ही आएगा यार। 0 हटाओगे यहां कर दोगे, 4 तियां, तो उस वक्त कितनी करंट सर्किट में फ्लो होगी? 0.3 एम्पियर। ये अमीटर कितना पढ़ के बताएगा, इसको देखा करोगे, इसका इंडिकेटर आपको शो करेगा 0.3 एम्पियर। हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए गौर से सभी बच्चे। सेकेंड पार्ट में कुंजी के बंद है। ये वाली कुंजी के जो है बंद है। बेटा अगर कुंजी के बंद है इसका क्या मतलब है? स्विच हमने क्या कर दिया? ऑन कर दिया। बहुत याद रखें, हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कुंजी खुली का मतलब स्विच ऑफ और कुंजी बंद का मतलब स्विच ऑन, और हमारी डेली लाइफ में बंद का मतलब ऑफ और खुली का मतलब ऑन। तो डेली लाइफ और साइंस दोनों में फर्क पहचानने का प्रयास करें भाई। कुंजी के बंद है मतलब ऐसा, हमने कनेक्शन जोड़ दिया। अब इस सर्किट में जब करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी तो थोड़ी सी करंट इस रास्ते पर भी जाएगी। अब थोड़ी सी करंट इस रास्ते पर, मान लिया इधर अब I1 जाने लगी और इधर कितनी जाने लगी? I2। तो वो I2 इसमें से भी फ्लो करना पड़ेगा उसको। यहां पर I1 आएगी, फिर दोनों मिल करके I बना लेंगे और फिर ऐसे बैटरी में चली जाएगी। देखो I करंट आई, यहां पर I1 इधर चली गई, I2 इधर आ गई, दोनों रास्तों में करंट ऐसे होके आई और फिर यहां मिल गई दोनों करंट्स, I1 I2 मिलके फिर क्या बना लेंगे? I, और आगे निकल के निगेटिव टर्मिनल पर एंटर कर जाएंगे। अब इस बार ये वाला रेसिस्टेंस आपके सर्किट में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाग ले रहा है। इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले, क्योंकि परिपथ में अब दो प्रतिरोध ये हैं, दोनों कौन से क्रम में है? ऐसे आ रहे हैं, श्रेणी समांतर समांतर, क्योंकि दोनों में करंट बच गई है थोड़ी थोड़ी, इसलिए बोथ आर पैरेलल। अगर दोनों समांतर हैं, अब परिपथ का पहले बाह्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा आपको। तो हम लिखेंगे क्योंकि 40 ओम व 40 ओम कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। इसलिए परिपथ का कुल बाह्य प्रतिरोध, अब हम ये मालूम करना चाहते हैं क्योंकि करंट तो अब दोनों रास्तों में जा रही है, तो इस करंट के मार्ग पे कितना बाह्य प्रतिरोध पड़ेगा? क्या आप बता सकते हैं बाह्य प्रतिरोध निकालने का क्या फॉर्मूला लगाया जाए? दो प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो बताइए क्या सूत्र रहेगा उनका? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वाला फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस में बताया गया आपको। याद रखें हर चीज भाई। R1 कितना है? 40, R2 भी 40, तो 40 इंटू 40 अपॉन 40 प्लस 40, R इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 1600, नीचे हो गया 80, तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी बन गई? 0 से 0
8 2 16, कैपिटल आर हो गया 20 ओम। मतलब अब धारा के मार्ग पे कितना बाह्य प्रतिरोध आ रहा है? 20 ओम। जब हमने ये ऑन नहीं किया था तब धारा के मार्ग पर कितना बाह्य प्रतिरोध आता था? 40 ओम। समांतर क्रम में जोड़ते ही प्रतिरोध क्या हो गया? कम हो गया। प्रतिरोध कम हो गया तो करंट का क्या होगा बता सकते हैं? बढ़ जाएगी। अब करंट कैसे निकालेंगे बताइए? करंट का फॉर्मूला फिर से E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E की जगह 12 वोल्ट, कैपिटल R 20, स्मॉल r 0। I इज इक्वल टू 12 अपॉन 20, 0 हटाया, एक नंबर पे डेसिमल लगा दिया, 0.6 एम्पियर करंट। देखो समांतर क्रम में जितने प्रतिरोध आप बढ़ाते जाओगे, आप अपने सर्किट में बैटरी से ज्यादा क्या डिमांड कर रहे हो? करंट। पहले कितनी करंट ले रहे थे? 0.3 एम्पियर। अब कितनी ले रहे हो आप? और आप याद करिए, एक दिन पूरे घर का सर्किट बना के समझाया था हमने आपको कि आप जब सर्किट ऑन करते जाते हो ना अपने घरों के लगातार, तो आप क्या कर रहे हो? एक्चुअली आप सोर्स से करंट की डिमांड कर रहे हो, आप करंट को बढ़वा रहे हो, तो वो करंट बढ़ रही है। देखो एक और लगा दें ऐसा पैरेलल में, करंट और यहां से खींचना शुरू कर देंगे तो बैटरी पर लोड बढ़ते चला जाएगा, करंट और ज्यादा उसको भेजनी पड़ेगी अब आपके सर्किट में। ठीक है, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? क्वेश्चन नंबर 7। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। खुला परिपथ यानी कि हमने परिपथ का स्विच ऑफ रखा है, उस समय विभवांतर 1.9 वोल्ट है। इस सेल को एक 3 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद हम इसे 3 ओम बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद फिर से विभवांतर नापते हैं सिरों के बीच का, तो वो 1.5 वोल्ट मिलता है मुझे। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी निकालो और 3 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान भी ज्ञात करिए। कंडीशन किस प्रकार की है आप थोड़ा देख सकते हैं, मैं इसका बना देता हूं सर्किट। यहां पर हमने एक सेल लगा ली है प्लस माइनस, इस पे एक बाह्य प्रतिरोध भी हम जोड़ देते हैं। देखिए, और आप चाहें तो यहां से आप इस पे एक वोल्ट मीटर भी लगा लीजिए इधर। ठीक है, इस लाइन में हम एक स्विच लगा देते हैं, कहीं पर भी लगा लो, लाइन को काट के एक स्विच लगा दिया। ये बाह्य प्रतिरोध R है। अब फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप गौर से सुनिएगा। खुले परिपथ में सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है और बताइएगा मुझे इसका क्या मीनिंग है। खुला परिपथ यानी कि स्विच कैसा है? ऑफ। आप ये वाला स्विच ना बनाएं, आप ये वाला स्विच बना लें। तो उन्होंने बोला खुले परिपथ में विभवांतर 1.9 वोल्ट है। खुला परिपथ यानी कि स्विच को हमने कैसा रखा है? ऑफ। उस वक्त हम ये वोल्ट मीटर हमको कितना बता रहा है? 1.9 वोल्ट। क्या आप बता सकते हैं ये क्या होना चाहिए? इसका टर्मिनल विभवांतर होना चाहिए या विद्युत वाहक बल होना चाहिए? ये स्विच ऑफ है, उस वक्त वोल्ट मीटर में 1.9 हमको इंडिकेटर बताता है। ये विद्युत वाहक बल है या टर्मिनल विभवांतर? टर्मिनल विभवांतर है। क्यों? क्योंकि बाह्य परिपथ में आप धारा ले रहे हो, इसका स्विच ऑफ है तो बाहरी परिपथ में धारा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? बाह्य परिपथ में धारा नहीं ले रहे हो, और जब बाह्य परिपथ में करंट नहीं लेते हो तो जो V होता है वो किसके बराबर होता है? देखो, आपके मन में एक चीज है कि वोल्ट मीटर से हम कभी भी क्या नहीं नाप सकते हैं? विद्युत वाहक बल। इसलिए आप हमेशा बता देते हो कि ये टर्मिनल विभवांतर है। क्यों? क्योंकि आपके मन में छप चुका है कि वोल्ट मीटर से कभी भी विद्युत वाहक बल नहीं नापा जा सकता। ये बात सच है, एक्यूरेटली नहीं नाप सकते। लेकिन
एक कंडीशन भी तो आपको सिखाई गई है कि उस वक्त जब सेल से करंट नहीं ली जा रही हो तो टर्मिनल विभवांतर ही फिर क्या बनेगा। तो अब आप मुझे बताएं, स्विच ऑफ है, परिपथ खुला है, तो सेल के सिरों के बीच का विभवांतर 1.9 वोल्ट है। अब हम इसे E लिखें कि V लिखें, क्योंकि सेल से धारा ले तो रहे नहीं हम, करंट सर्किट में कैसी है, 0, तो विभवांतर ही क्या बन जाएगा, इसलिए ये 1.9 ही क्या बन जाएगा, हमारा E बन जाएगा 1.9 वोल्ट। समझ में नहीं आया, हमने कह दिया इसलिए आपने मान लिया, बस आ गया समझ में सबको, पक्का नहीं आया, आपको नहीं आया, आ गया, अच्छा ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इस सेल को एक 3 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, देखो 3 ओम का एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। जैसे ही हमने ये कनेक्शन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, अब ये 1.9 के बजाय हमको क्या दिखाने लगा, 1.5। अब ये क्या है, V है कि E है, अब ये V है, अब ये E नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि अब सेल से सर्किट में करंट फ्लो होने लगी है, इसलिए इस विभवांतर को V ही कहेंगे, अब इसको हम E नहीं बोल सकते। तो उस वक्त V कितना हो गया, 1.5 वोल्ट। अभी भी आपको E और V में अंतर पहचानना नहीं आ पा रहा है, आ रहा है, नहीं आ पा रहा है। तो कभी भी सर्किट में अगर धारा जा रही हो बाहर कहीं और उस वक्त हमने वोल्ट मीटर लगाया तो वो क्या होगा, विभवांतर। और धारा कहीं नहीं जा रही है, सीधे वोल्ट मीटर बैठे लगाए तो वो क्या है, E, क्योंकि धारा जा ही नहीं रही कहीं ना। तो ये वोल्ट मीटर कभी भी विद्युत वाहक बल नहीं नाप सकता, ये बात सच है। लेकिन जीरो करंट सिचुएशन पर, जब सर्किट में करंट 0 है, उस सिचुएशन पर आप उस विभवांतर को ही क्या मान लेंगे, विद्युत वाहक बल। हालांकि बराबर तो नहीं होता वो, लेकिन क्या करें, इसके आगे हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है ना। समझ आ रहा है। तो जो आपको बातें पता है ना, वो बिल्कुल सही पता है कि वोल्ट मीटर कैन नेवर मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, बट एट जीरो करंट सिचुएशन इन द सर्किट, कि सर्किट में अगर जीरो करंट वाली सिचुएशन आ चुकी है, देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी टेकन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल लिया जा सकता है, इसको भी तो आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें आ गई। अब वैद्युत परिपथ बनाकर बना दिया, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r मालूम करना है और 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा भी पता लगानी है। मान लिया कि कितनी करंट यहां से निकल रही है, I, और वो I करंट ही 3 ओम में बह रही है, तो I का मान भी हमको मालूम करना है। बताइए, कोई फॉर्मूला बताएंगे आप मुझे, I और स्मॉल r दोनों। हमको V, E, कैपिटल R ये सब दिया गया है। आप एक काम कर लें, पहले आप एक फॉर्मूला लगाएं, I इज इक्वल टू V अपॉन R बाह्य प्रतिरोध के लिए। इस सूत्र से I इज इक्वल टू V की जगह पे बहुआ क्या लिखा जाए, 1.5 वोल्ट, कैपिटल R की जगह 3, देन I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। 3 5 15, 1 डिजिट पे डेसिमल है, मैंने लगा दिया। ये नहीं समझ में आया, सिंपल सा डिवीजन है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूं, जल्दी से कर देता हूं उसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको भाग देना आता होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको भाग देना नहीं आता है तो हम कर दिया करें। आता है आपको तो बस ठीक है। आई आ गई कितना, 0.5 एम्पियर। मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, बट इसका आंसर यही है। इसके 2 आंसर हैं, एक आंसर है 0.8 ओम और दूसरा आंसर है 0.5 एम्पियर। ये इसके आंसर है, तो ये वाला तो मैच कर गया आपका। अब दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करना है। क्या बताएंगे कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, I बराबर
E अपॉन आर प्लस आर, ठीक, उससे भी लगा सकते हैं। आप ऐसे भी लगा सकते हो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक। लेकिन हम बच्चों का कहना मानेंगे, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, इसलिए उनके सारे काम होते हैं बड़े अच्छे, इसलिए हम ये वाला करेंगे। आई की जगह क्या लिखें? और सुनिए, और सुन लीजिए, एक और बड़ी बढ़िया चीज बताने वाला हूं मैं, आप ध्यान से देखिएगा, अभी आपको पता लगेगा। और आपको हो सकता है, क्योंकि पहली बार देखोगे, देन यू विल गेट वंडर कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसे भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। 0.5 इज इक्वल टू व्हाट इज ई? 1.9। कैपिटल आर 3 प्लस स्मॉल आर, इसका एक अंक का दशमलव हटा दो, इसको भी हटा दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो। 3 पंचे प्लस 5 आर बराबर 19, 5 आर बराबर ये 19 जाके माइनस हो जाएगा, 4 बच जाएगा। स्मॉल आर इज इक्वल टू 5 अट्ठे 40, 0.8 ओम। ये हमारा आंसर आ गया। देखो, अब वो चीज सुनिए जिसको सुनकर आप शायद आश्चर्यचकित रह जाएं कि हम ऐसे निकाल सकते हैं, और आगे से आप जब चाहे ऐसा कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब ये सर्किट में नहीं था उस समय इसका विभवांतर कितना था? जब ये स्विच ऑफ था उस समय वोल्टमीटर कितना बताता था? 1.9। और जैसे ही स्विच ऑन किया कितना बताने लगा? 1.5। 0.4 कहां चला गया? प्लीज इंक्रीज योर थिंकिंग स्किल। वेयर हैव 0.5 वोल्ट गॉन? कहां चला गया? 0.4 सॉरी 0.4 वोल्ट कहां खर्च हो गया भैया? ये लगाते ही 0.4 वोल्ट खर्च हो गया। तो आप जानते हो कहां खर्च हो गया? सेल के अंदर इतना पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया, सेल के भीतर पोटेंशियल का इतना ड्रॉप हो गया, 0.4 की गिरावट तुरंत आ गई। तो उसको हम चाहें, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, और हम इसको किससे लिखते हैं? स्मॉल ई स्मॉल वी से। वैसे विभवांतर को कैपिटल वी से लिखते हैं, बट दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल, क्योंकि सेल के भीतर विभव में गिरावट है, इसलिए हम इसको किससे लिख देते हैं? वी से। कितना आया ये? 0.4 वोल्ट। नहीं समझ आ रही है आपको? क्यों बेटा? बताइए भाई, आपको समझ में आया या नहीं आया? ये आ गया, ठीक। आपको पता क्या लगाना था? आपको इंटरनल रेसिस्टेंस पता लगाना था। अब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के लिए V अपॉन आई लगा सकते हैं। तो इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए, अरे यार R लिखना है भाई, स्मॉल v अपॉन आई कर सकते हैं। देखिए गौर से, क्यों? यह विभवांतर बाह्य परिपथ का होता है, तो बाह्य परिपथ बटे करंट करते हैं तो बाह्य प्रतिरोध का मान आता है। तो जब आंतरिक विभवांतर बटे करंट करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध भी तो आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। देन स्मॉल r इज इक्वल टू v अपॉन आई से। कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि क्या बाई के लिए भी i और स्मॉल के लिए भी i सेम रहेगा? बाय जब परिपथ में निकाले तो भी i, और जब अंदर निकाले तो भी करंट i। तो आप याद करिए, सेल जब पढ़ रहे थे तो जितनी करंट सेल के बाहर बहती है उतनी ही करंट सेल के अंदर बहती है, कॉन्टिन्यूटी उसकी बिगड़ जाएगी नहीं। तो यूज करिए, स्मॉल v की जगह पर क्या लिखेंगे? 0.4, और i की जगह पर क्या लिखेंगे? 0.5। एक एक अंक पे दशमलव हटा दो, 5 का भाग 4 में दीजिए, यहां भी 5 का भाग 4 में ही दिया था आपने। स्मॉल r विल बी 0.8 ओम। हाँ ठीक है, आ गया आंतरिक प्रतिरोध। सो दिस इज द अनदर मेथड दैट हाउ विल यू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप कैसे निकाल सकते हैं? ये एक दूसरा तरीका भी है हमारा कि सेल के अंदर कितना विभव में गिरावट आई, स्मॉल v, और करंट कितनी बह रही? 0.5। बड़ी जल्दी से आंसर निकल जाएगा आपका।
और आप चाहें ये लगा लो, और आप चाहें v इक्वल्स टू ई माइनस आई स्मॉल आर लगा लो, जो चाहो लगा लो आप, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। बउआ हो समझ नहीं आया भैया ये आपको? आ गया सभी बच्चों को? ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आंसर आ रहे हैं 22.5 वोल्ट और दूसरा आंसर आ रहा है 1.5 ओम, नहीं सॉरी 15 ओम सीधे है। देखिए मैं पढ़ता हूं, आप गौर से सुनिएगा। 60 ओम के बाह्य प्रतिरोध को, 60 ओम का एक बाह्य प्रतिरोध है, बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ने पर 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तथा प्रतिरोध घटाकर जब 30 ओम कर दिया हमने तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो गया। बाहरी प्रतिरोध पहले कितना था 60, तब करंट कितनी आ रही थी सर्किट में 0.3 एम्पियर, और हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को कम करके कितना कर दिया 30 ओम। अब सर्किट में कितनी करंट आने लगी, करंट बढ़ गई, और सीधी सी बात है रेसिस्टेंस कम करोगे करंट बढ़ती है। बैटरी के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, सो आई विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, मैं एक क्वेश्चन बना के दूंगा आपको, आपको खुद ब खुद घर से सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, देयर आर ऑल्सो 2 कंडीशंस। सॉल्यूशन देखें बेटा, बाह्य प्रतिरोध, क्योंकि 2 बाह्य प्रतिरोध है, 2 करंट है, इसलिए हम I1 I2 R1 R2 ले लेंगे। R1 जब 60 ओम है तो उस वक्त I1 है 0.3 एम्पियर, और जब R2 30 ओम है तो उस वक्त करंट कितनी है 0.5 एम्पियर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। एक काम करें बेटा, आप टर्मिनल विभवांतर का सूत्र आपको मालूम है, I इंटू कैपिटल R। यहां पर आप V1 बराबर I1 इंटू R1 करके V1 निकाल लीजिए। V बराबर IR होता है, तो V1 इज टू I1 इंटू R1। I1 कितना 0.3, R1 60। 0.3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18 वोल्ट। आपको मल्टीप्लिकेशन आता है इसलिए हमने डायरेक्ट नोट कर दिया है। अब V2 की वैल्यू क्या होगी, I2 इंटू R2। I2 0.5, R2 30, मल्टीप्लाई करोगे 15 वोल्ट आपको मिल जाएगा। ये V हमने क्यों निकाले, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, उसमें V भी लगाना पड़ता है मुझे, इसलिए अब निकालना क्या है, विद्युत वाहक बल मतलब E पता लगाना है, आंतरिक प्रतिरोध की गणना R मालूम करनी है आपको। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, V1 इज इक्वल टू ई माइनस I1 R। लगाइए ये फॉर्मूला, V1 की जगह पर क्या लिखोगे 18, E मालूम करना है, I1 की जगह पर 0.3 स्मॉल r। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर कंडीशन नंबर 2, V2 इज इक्वल टू ई माइनस I2R। V2 की वैल्यू है बेटा 15, E मालूम करना है, I2 0.5 है और स्मॉल r। इक्वेशन नंबर 2। अब दीज आर द 2 इक्वेशंस, और जैसा कि मैंने बोला कि हम सॉल्व नहीं करेंगे, इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। किसी एक क्वेश्चन में ऐसे ही 2 इक्वेशंस पहले भी हम सॉल्व करके दिखा चुके हैं आपको, तो आपको अगर हेल्प लेनी है वहां से ले लो, निकाल लेंगे आप आंसर इसका। तो ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 9। आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।